अब हम बात करेंगे जर्मनी में नाजीवाद के बारे में। देखिए, नाजीवाद जो था ये जैसे इटली में फांसीवाद था, उसी का ये जर्मन रूप था। जर्मनी में इसे नाजीवाद बोला गया, ठीक है। और इसका प्रवर्तक कौन था, इसका जनक कौन था, नाजीवाद का जो उदय हुआ जर्मनी में, ये था हिटलर। तो इस टॉपिक में हम बेसिकली हिटलर के बारे में बात करेंगे कि कैसे उसने, जो सेना में एक सैनिक था पहले वर्ल्ड वॉर में, दूसरा वर्ल्ड वॉर उसी ने करवाया, उसके बारे में अब हम इस टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। देखिए, हिटलर के बारे में अगर हम बात करते हैं, हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में होता है। ऑस्ट्रिया में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। हिटलर बचपन में क्या बनना चाहता था, यह क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है। हिटलर बचपन में एक चित्रकार बनना चाहता था। पहले विश्व युद्ध में वीरता के लिए हिटलर को आयरन क्रॉस भी विजेता ये बना था, ठीक है। जो जर्मनी का सैन्य पुरस्कार था उससे भी इसे सम्मानित किया गया था। तो हिटलर ने पहले विश्व युद्ध में भी भाग लिया था बतौर सैनिक, ठीक है। इस युद्ध में आप जानते हैं जर्मनी की हार हो जाती है, जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि थोप दी जाती है। इससे, इस घटनाक्रम से, पहले जर्मनी की हार से और उसके बाद वर्साई की संधि से, हिटलर काफी ज्यादा उसके अंदर, जो कह सकते हैं, जो दूसरे देश थे जिन्होंने जर्मनी के साथ इस तरीके का व्यवहार किया, उनके खिलाफ नफरत हिटलर के मन में बैठ चुकी थी, ठीक है। पहले विश्व युद्ध के बाद हिटलर किस पार्टी का सदस्य बना? तो पहले वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी हार गया, जर्मनी के ऊपर संधियां थोप दी गई, इसने सेना से इस्तीफा दिया और एक पार्टी का यह सदस्य बना। पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है। धीरे धीरे उसने इस पार्टी को टेक ओवर कर लिया, यानी कि इस पार्टी के अंदर नियंत्रण उसने स्थापित यहां पर कर लिया, ठीक है, जर्मन वर्कर्स पार्टी। और 1919 में इसका सदस्य बना। 1920 में वो इसका नेता बन चुका था। उसने इस पार्टी का नाम बदल दिया, इसका नाम बदलकर उसने रखा नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। इसी को बोला जाता था नाजी पार्टी। तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। हिटलर इस पार्टी का क्या बन गया? बाद में फ्यूरर बन गया। पार्टी का जो नेता होता था, सर्वोच्च नेता नाजी पार्टी का, वो कौन होता था? फ्यूरर। उसे फ्यूरर कहते थे। हिटलर फ्यूरर बन गया। ये क्वेश्चन भी आता है, हिटलर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हिटलर को फ्यूरर बोला जाता है, ठीक है। कौन सी पार्टी इसने ज्वाइन करी थी? जर्मन वर्क्स पार्टी। और इसका नाम बदल में 1920 में बदल दिया, क्या रखा? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। इसी को शॉर्ट में बोला जाता है नाजी पार्टी, ठीक है। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह था वो था स्वास्तिक। देखिए, कहीं पर नाजी है, कहीं पर नात्सी लिखा जाता है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। हिटलर की निजी सेना को भूरी कमीज वाले बोला जाता था। इसको भी याद करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। इनमें से किसकी निजी सेना को भूरी कमीज वाले बोला जाता था? हिटलर की, ठीक है। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो देखिए, हिटलर का प्रचार मंत्री था गोबल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, आपको इसका नाम याद करना है। जब 30 अप्रैल 1945 को हिटलर आत्महत्या करता है, इसके साथ साथ ये भी आत्महत्या करता है। हिटलर का जो प्रचार मंत्री था उसका नाम आपसे पूछा जाएगा, गोबल्स इसका नाम था। गोबल ही हिटलर को ग्लोबल तौर पर प्रचार इसका करता था। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जर्मनी में नाजी दल का उदय हिटलर के नेतृत्व में हुआ। ये सिंपल सी बात है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है, अब आएंगे हम वाइमर गणराज्य पे। ऊपर जो मैंने आपको बताया था ना, वीमर गणराज्य, कहीं पर इसे वाइमर गणराज्य भी लिखा जाता है। अब इसके बारे में बात करेंगे। हमने शुरुआत में बात करी थी जब हमने शुरू में पढ़ा था वीमर गणराज्य के बारे में। देखिए हुआ क्या, पहले वर्ल्ड वॉर के बाद वहां की जो संसदीय पार्टी थी जर्मनी की, उन्होंने जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का एक अच्छा मौका उपलब्ध कराया। जर्मनी में राजतंत्र था पहले वर्ल्ड वॉर के तहत, लेकिन उस समय उसका राजा भाग गया। बाद में वहां पर गणराज्य घोषित किया गया, वाइमर गणराज्य ये बना। यहां पर किसको सत्ता दी गई थी? एबर्ट को सत्ता दी गई, जिसने पहले वर्ल्ड वॉर में संधि पर हस्ताक्षर करे। कौन था वो? इस गणराज्य का नेता था। तो लोग इस गणराज्य के खिलाफ थे शुरुआत से ही, क्योंकि इसने जर्मनी की जो अपमानजनक संधि थी जर्मनी के लिए, उसे स्वीकार किया था, ठीक है। तो शुरुआत से ही लोग इसके खिलाफ थे और इसी का फायदा उठाता है हिटलर। कैसे, उसको देखते हैं। देखिए, इसी सिलसिले में वाइमर ने एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई और संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान पारित कर दिया, ठीक है। जो वहां की राजनीतिक पार्टियां थी, उन्होंने सारी की एक बैठक बुलाई और कहा कि हम एक लोकतांत्रिक संविधान यहां पर बनाएंगे। नई व्यवस्था जर्मन संसद, यानी जिसे राइक्सटॉग बोला गया, के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा।
प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिक जो समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया, यानी कि सभी को मतदान के लिए अधिकार यहां पर दिया गया इस वाइमर गणराज्य में। ये गणराज्य बहुत से जर्मन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो नफरत करते थे इस गणराज्य से, क्योंकि इसी ने हार स्वीकार करी और जर्मनी के ऊपर जो संधि हुई, आरोपित संधि, उसे स्वीकार किया। इसकी वजह क्या थी? पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार और उसके बाद वर्साई की संधि। इसके लिए इसी गणराज्य को जिम्मेदार माना गया, जो गणतंत्र वहां पर बन रहा था, इसके लिए इसी गणराज्य को जिम्मेदार माना गया। धीरे धीरे क्या हुआ, यहां पर जर्मनी में हालात और ज्यादा खराब होने लग गए। जर्मनी की आर्थिक हालात 1923 तक, पहले वर्ल्ड वॉर के बाद पहले ही खराब थे। उसके बाद उस पर जुर्माना लगा दिया गया, तरह तरह की पाबंदियां लगा दी गई। 1923 तक जर्मनी की जो आर्थिक हालात थी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि लोगों को रात को सोने के लिए भी लाइनें लगानी पड़ती थी कि हमारा नंबर आ जाएगा, फिर हम रात को आसानी से सो सकेंगे, उसके लिए भी लाइन लगती थी। काफी सारी चीजें जर्मनी में खराब हो चुकी थी 1923 तक। 1923 में ही एक विद्रोह होता है, हिटलर करता है इस गणराज्य के विरुद्ध। हिटलर और उसका साथी था एक, जिसका नाम था लुडेनड्रॉफ। इन्होंने वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्योंकि 1923 तक हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके थे। हिटलर भी पार्टी ज्वाइन कर चुका था। इन दोनों ने वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह असफल रहा। हिटलर को कैद कर लिया गया और हिटलर को जेल में डाल दिया गया। इसी दौरान जेल में रहकर हिटलर ने अपनी आत्मकथा को लिखा। हिटलर की आत्मकथा का नाम है मीन कैंप। इसको अगर हम बात करें, इसका अर्थ होता है मेरा संघर्ष। तो इसको आपने याद करना है। 1923 में हिटलर को जेल में डाल दिया गया और जेल में ही इसने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका नाम है मीन कैंप। यह क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, हिटलर की आत्मकथा का नाम बताइए। ठीक है। एक साल के बाद 1924 में हिटलर को रिहा कर दिया गया। अब हिटलर दोबारा से जो उसका दल था उसे संगठित करने में जुट गया। इसी दौरान 1924 से लेकर के 1928 तक जर्मनी के हालात थोड़े बहुत सुधरने लग गए थे। लेकिन फिर आती है 1928 की बहुत बड़ी मंदी। आप सभी जानते हैं 1928-30 के दशक में बहुत बड़ी मंदी आती है, और उस मंदी का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो जर्मनी के ऊपर पड़ा। ठीक है। तो लोग और ज्यादा अब परेशान यहां पर होने लगे मंदी के वजह से। इसके बाद भी जो यहां पर लोग थे अभी भी वो हिटलर को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। 1929 में चुनाव होते हैं पहले जर्मनी में। उन चुनावों में हिटलर को केवल 2.6% वोट मिलते हैं पूरे जर्मनी में। ठीक है। तो लोग उसकी पार्टी को पसंद यहां पर नहीं कर रहे थे। वो चुनाव लड़ा लेकिन उसकी पार्टी नहीं जीती। लेकिन 1928 की मंदी के बाद ही ये तुरंत चुनाव हुए थे, तो उस समय ज्यादा लोग इसके चपेट में नहीं आए थे। लेकिन फिर आता है 1932 का चुनाव। 1932 का चुनाव 1928 से लेकर 32 तक काफी समय हो चुका था। मंदी अपना पूरा प्रभाव दिखा चुकी थी। कई सारे लोग जो थे वो यहां पर बेरोजगार हो चुके थे। सारे बैंक जो थे दिवालिया हो चुके थे, कारखाने बंद हो चुके थे। इन सारी चीजों का प्रभाव अब पूरे देश पर दिखने लगा था। और साथ में हिटलर था। हिटलर के बारे में कहा जाता है, जो आपकी बुक्स में लिखा गया है, एनसीईआरटी की बुक्स में, कि हिटलर जो था एक जबरदस्त वक्ता था। हिटलर इस तरीके से लोगों से बात करता था कि जैसे ही वो सत्ता में आएगा, जो विदेशों में जर्मनी का अपमान किया गया है उसका वो बदला लेगा, सारी आर्थिक स्थिति को आते ही सुधार देगा। और इसी के दौरान उसका जो प्रचार मंत्री था वो भी उसके साथ था। तो प्रचार मंत्री और हिटलर दोनों प्रोपेगेंडा फैलाने में काफी ज्यादा फेमस थे, दोनों उसमें काफी सफल होते थे। इसी की वजह से 1929 में जिस हिटलर को पूरे जर्मनी में केवल 2.6% वोट मिले, 1932 के चुनाव में हिटलर को 37 वोट मिल गए पूरे जर्मनी में, और नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो क्वेश्चन बन सकता है, हिटलर को किस वर्ष चुनावों में सफलता मिली? 1932 का चुनाव, जिसमें उसे 37% वोट मिले। कितनी सीटें इसकी पार्टी को मिली? इसकी पार्टी को 230 सीटें मिली। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा था हिटलर, ठीक है, लेकिन फिर भी यह वहां का राष्ट्रपति नहीं बन पाया। हिटलर को 1932 के चुनाव में किसने पराजित किया? हिंडेनबर्ग ने पराजित कर दिया था। राष्ट्रपति कौन बन गया? हिंडेनबर्ग बन गया। ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है 1932 के चुनाव में हिटलर को किसने पराजित किया? हिंडेनबर्ग ने। ठीक है। लेकिन अब जो समर्थन था जनता का वो हिटलर के साथ था, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी उसकी थी। तो हिंडेनबर्ग ने क्या किया? हिंडेनबर्ग ने हिटलर को आमंत्रित किया
कि आप आइए और मेरी सरकार में चांसलर का पद लीजिए, प्रधानमंत्री आप बनिए। यही मौका हिटलर को चाहिए था। हिटलर को चांसलर नियुक्त कर दिया हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को। क्वेश्चन बनता है, जर्मनी का चांसलर हिटलर कब बना? आप बताएंगे 1933 में, 32 के चुनाव के बाद। कहानी के तौर पर हम देख रहे हैं, इसको आराम से समझते हुए चलें, सारे तथ्य आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो 1933 में हिटलर बन गया जर्मनी का चांसलर। ठीक है, अब इसने आते ही दमन करना शुरू कर दिया हिटलर ने। 1933 में यानी कि 2 महीने के बाद ही इसने एक विशेषाधिकार अधिनियम पारित कर दिया। इस अधिनियम के तहत हिटलर को अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का अधिकार मिल गया, यानी कि डायरेक्ट अब कोई बैठक नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, सीधा हिटलर का अध्यादेश आता था, आदेश आता था और कानून बन जाता था। कौन सा एक्ट बनाया इसने? इनेबलिंग एक्ट इसको बोला जाता था। विशेषाधिकार अधिनियम 1933 में इसने बना दिया था। ठीक है, इसके अलावा हिटलर ने नात्सी और उससे जुड़े हुए जो संगठन थे उनको छोड़कर बाकी सभी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसको भी आपने याद करना है। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिम्मेदारी किसको दी? एक अर्थशास्त्री था, हालमार साख्त। क्वेश्चन बन जाएगा, हिटलर का साथी अर्थशास्त्री कौन था? हालमार साख्त इसका नाम था। ठीक है, इसको हिटलर ने, क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब थी मंदी के कारण, और इसीलिए तो हिटलर सत्ता में आया था, इसको चांसलर बनाया गया। इसने अर्थशास्त्री जो था उसको सौंपी अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी, एक तरीके से कह सकते हैं हिटलर का वित्त मंत्री। ठीक है, हालमर साख्त ने काफी अच्छे कार्य किए और इसको शुरुआत में सफलता भी मिली। जो ये साख्त था, इसने सबसे पहले सरकारी पैसे पर चलाए जाने वाले रोजगार कार्यक्रमों के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। यानी कि सरकारी पैसे से जो कार्यक्रम चल रहे हैं रोजगार देने के लिए, उनमें 100% आउटकम हो, यानी कि जितना पैसा लग रहा है उसका पूरा इस्तेमाल किया जाए, लोगों को नौकरियां दी जाए। तो इससे जर्मनी की स्थिति जो थी, आर्थिक स्थिति थोड़ी बहुत सुधरने लगी। ठीक है, इसके अलावा जर्मनी में बड़े बड़े कारखाने इन्होंने लगाने शुरू कर दिए साख्त ने। इसी दौरान जो एक बड़ी कार कंपनी है फॉक्सवैगन, आपने नाम सुना होगा, इसी दौरान जर्मनी में लगती है। ठीक है, शुरुआत में जो विदेश नीति थी हिटलर की, उसमें भी उसको वहां पर समर्थन मिलने लगा। शुरुआती जो रुझान थे, शुरुआती जो कार्य थे हिटलर के विदेश नीति की अगर हम बात करें तो उसमें भी उसको कई ज्यादा यहां पर कामयाबी मिलने लगी। तो इस वजह से लोगों को लगा कि अब हिटलर उनकी सारी समस्याओं को यहां पर खत्म कर देगा। इसी दौरान हिटलर ने एक और एक्ट बना दिया। हिटलर ने एक्ट बनाया कि जब राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हो जाए, उस समय यह जिंदा था, उसने एक्ट बनाया कि जब हिंडनबर्ग की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद जर्मनी का जो राष्ट्रपति का पद है और जो चांसलर का पद है उन दोनों को एक कर दिया जाएगा। ठीक है, यह एक्ट पहले ही बन चुका था। 1934 में यह एक्ट बना था। 1934 में ही हिंडनबर्ग का निधन हो गया और जैसे ही इसका निधन हो गया, हिटलर ने उस एक्ट का फायदा उठाकर दोनों पदों को एक कर दिया और जर्मनी का तानाशाह बन गया। क्वेश्चन बनेगा, चांसलर कब बना? 33 में। तानाशाह कब बना? 34 में। दोनों बातें आपने याद करनी है। ठीक है, हिटलर के द्वारा जर्मनी में तानाशाही कब स्थापित करी गई? 1934 में, जब हिंडनबर्ग मर गया था। ठीक है, हिटलर के द्वारा संगठित की गई गुप्तचर पुलिस का क्या नाम था? तो हिटलर ने एक गुप्तचर पुलिस बनाई थी जिससे हिटलर को छोटी से छोटी जानकारी और बड़ी से बड़ी जानकारी, सारी जानकारियां हिटलर को मिल जाती थी इस गुप्तचर पुलिस के माध्यम से। इसका नाम था गेस्टापो। क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, हिटलर ने सत्ता में आने के बाद जर्मनी में किस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था की गई? तो हिटलर ने सत्ता में आने के बाद एक रूप शिक्षण प्रणाली को जर्मनी में लागू कर दिया। नाजी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जर्मन युवाओं को क्या बनाना था? तो इनका जो मेन उद्देश्य था जर्मन युवाओं को राजनीतिक सैनिक बनाने का था, ताकि इनके खिलाफ कोई भी अगर कुछ बोले तो ये जो युवा हैं इनके खिलाफ राजनीतिक सैनिक के तौर पर कार्य करें। किसका उद्देश्य था? नाजी शिक्षा का उद्देश्य था। ठीक है, नाजी दल का प्रचार कार्य कौन संभालता था? यह क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका, गोयबल्स संभालता था। ठीक है, यहां पर गोयबल्स लिखा है, वहां पर गोयबल्स था, तो दोनों एक ही बात है। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो देखिए, पहले वर्ल्ड वॉर के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। हमने पढ़ा था ना पहले वर्ल्ड वॉर में, लीग ऑफ नेशन। हिटलर ने 1933 में हटा दिया जर्मनी को अलग कर दिया और 1933 में उसने जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कर दी। ठीक है,
यानी कि अब जर्मनी अपनी रक्षा खुद करेगा। उसने लीग ऑफ नेशन से जर्मनी को अलग कर दिया। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना उसी वर्ष में करी गई। ठीक है, हिटलर के द्वारा जर्मनी में पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा कर दी गई 1935 में। 1934 में तानाशाह बना था। 1935 में इसने पूरे देश में सशस्त्रीकरण की घोषणा कर दी। आपको याद होगा वर्साई की संधि, इनके हथियारों पर बैन लगा दिया गया था, तो इसने आकर सशस्त्रीकरण की घोषणा कर दी, यानी कि वर्साई की संधि का उल्लंघन कर दिया। कब करा? 1935 में कर दिया। साथ ही इसने पूरे जर्मनी पर सैनिक सेवा भी लागू कर दी। इसको भी याद करेंगे। सैनिक सेवा हिटलर ने जर्मनी में कब लागू कर दी? 1935 में। 1936 में इसने राइनलैंड पर दोबारा से कब्जा कर लिया और इसने नारा दिया। इसका नारा पूछा जाता है, एक जन एक साम्राज्य एक नेता। ठीक है, एक देश एक नेता। यह नारा किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। और इसी नारे की वजह से इसने 1938 में ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी में मिला लिया। ठीक है, तो कई सारे इसने आक्रमण करे और किसी भी देश ने इसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। खास तौर पे अगर हम ब्रिटेन की बात करें, इंग्लैंड, क्योंकि उस समय काफी शक्तिशाली था, 1930 का दशक चल रहा है। इंग्लैंड यहां पर बिल्कुल खामोश रहा, क्योंकि इंग्लैंड को भी कहीं ना कहीं अंदर से लगता था कि जर्मनी के साथ पहले वर्ल्ड वॉर में कुछ ज्यादा ही गलत किया गया था, तो इसलिए इंग्लैंड भी चुप रहा। ठीक है, तो 1936 में इसने राइनलैंड पर कब्जा कर लिया। 1938 में इसने ऑस्ट्रिया को मिला दिया। उसके बाद एक देश है चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया के अंदर एक छोटा सा क्षेत्र था जहां पे जर्मन भाषा के ज्यादा लोग रहते थे। हिटलर ने इसी का फायदा उठाकर पहले उस क्षेत्र को कवर कर लिया, जर्मनी में मिला दिया जहां पर जर्मनी भाषा के लोग रहते थे, और उसके बाद पूरे देश को ही कब्जा कर लिया। किस देश के साथ किया ऐसा? चेकोस्लोवाकिया के साथ। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, जब ये सारी चीजें होने लगी, इन सारी चीजों के बाद, जैसे हमने बोला, देखिए इसके बाद उसने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया, चेकोस्लोवाकिया के समर्थन के कब्जे वाले एक जर्मन भाषी प्रांत था जिसको सुदेंटलैंड बोला जाता था, उसने उस पर कब्जा कर लिया और बाद में पूरे चेकोस्लोवाकिया को ही हड़प लिया। ठीक है, इन सबसे जो जनता थी वो काफी ज्यादा खुश होने लगी थी कि अब जर्मनी सुपर पावर बन रहा है, पूरे विश्व में उसको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जो हिटलर का अर्थशास्त्री था, हिटलर का अर्थशास्त्री कौन था? शाख्त, जिसने आर्थिक व्यवस्था को सुधार किया था। इसने हिटलर को सलाह दी कि आप ज्यादा पैसा सेना और हथियार पर खर्च ना करें, लेकिन हिटलर ने इसकी बात नहीं मानी। उसने शाख्त को हटा दिया और उसने क्या विकल्प चुना? शाख्त ने कहा था कि अगर आप ज्यादा पैसा सेना पर लगाएंगे, हथियारों पर लगाएंगे, तो आर्थिक विकास के लिए पैसा कहां से आएगा? आर्थिक विकास के लिए कार्य करने होंगे तो कैसे किए जाएंगे? हिटलर ने शाख्त को हटा दिया और निर्णय लिया कि हमारा जो आर्थिक विकास होगा हम प्राकृतिक संसाधनों से करेंगे। उसके लिए हम अगल बगल के जो देश हैं उन पर कब्जा करेंगे और उनके जो रिसोर्सेस हैं, उनकी जो भूमि है, उनका इस्तेमाल हम जर्मनी के लोगों के लिए करेंगे। हिटलर की नीति ये थी कि जर्मनी के लोगों के लिए वो ज्यादा भूमि चाहता था, ज्यादा रिसोर्सेस चाहता था। ठीक है, जर्मन, इटली और जापान के बीच कॉमिटन विरोधी समझौता, ऊपर मैंने बात करी थी ना, एंटी कॉमिटन समझौता, यही था। ठीक है, इन दोनों के बीच होता है 1936 में। इसको भी आपने याद करना है। और बाद में यही तीनों का ग्रुप बनता है जिनको धुरी राष्ट्र के नाम से हम जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जापान इसमें कब शामिल हुआ? 1937 में। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ था? तो देखिए, हिटलर का जो विस्तारवादी नीति थी, मैंने आपको बोला कि वो जर्मनी के लोगों के लिए ज्यादा भूमि चाहता था, ज्यादा रिसोर्सेस चाहता था, यानी कि विस्तार करना चाहता था। तो हिटलर की विस्तारवादी नीति का जो पहला शिकार हुआ वो ऑस्ट्रिया हुआ। इसको भी आपने याद करना है। कब इस पर कब्जा कर लिया था? 1938 में, ऊपर हमने देखा। और उसके बाद चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, हिटलर द्वारा पोलैंड पर कब आक्रमण किया गया? देखिए, हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया 1 सितंबर 1939 और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। इसके बारे में डिटेल में हम, जो हमारा अगला टॉपिक है दूसरा विश्व युद्ध, उसमें बात करेंगे। हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया 1 सितंबर 1939 को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, लेकिन हमारा अभी फोकस किस पे होगा? हिटलर पे होगा। देखिए, इसने आक्रमण क्यों किया पोलैंड पर? इसने आक्रमण इसलिए किया, इसने पोलैंड से एक बंदरगाह था पोलैंड का जिसका नाम था डेजिंग बंदरगाह। इसने पोलैंड से इसको मांग करी कि हमें यह बंदरगाह दे दो और बाल्टिक सागर तक जाने के लिए हमें एक मार्ग दे दो ताकि हम डायरेक्ट बाल्टिक सागर तक जा सकें। पोलैंड ने देने से मना कर दिया और हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। उसके 2 दिन के बाद 1 सितंबर को इसने आक्रमण किया। 3 सितंबर को फ्रांस और ब्रिटेन दोनों के दोनों मैदान में आ गए जर्मनी के खिलाफ। अब वो नहीं चुप रहा ब्रिटेन, अब वो यहां पर आ गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। ठीक है, अब हिटलर क्या चाहता था मैं आपको बता चुका। जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन और संसाधन वो जुटाना चाहता था। इसी क्रम में हिटलर ने
1941 में सोवियत संघ पर भी हमला कर दिया। पहले उसने पश्चिम की तरफ हमला करना शुरू किया, पोलैंड से शुरुआत करी, अब वो पूर्व की तरफ आ गया और 1941 में सोवियत संघ पर उसने आक्रमण कर दिया। और यही हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफी साबित हुई। हिटलर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई सोवियत संघ पर हमला करना। अगर वो हमला नहीं करता, ऊपर से तब जब 1939-40 में एक समझौता हुआ था सोवियत संघ और जर्मनी के बीच में, हिटलर के बीच में, कि दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, उसके बावजूद इसने सोवियत संघ के ऊपर यानी कि रशिया के ऊपर हमला कर दिया। अब क्या हुआ, अब एक तरफ से तो ब्रिटेन, फ्रांस, इनकी सेना लड़ रही थी, अब दूसरी तरफ से रशिया की सेना भी लड़ने लग गई। अब रशिया की सेना से हिटलर की सेना हारने लगी, हिटलर की सेना अब पीछे आने लगी, रशियन सेना सीधे सीधे आगे बढ़ने लगी और बर्लिन तक पहुंच गई। ठीक है, तो ये सारा घटनाक्रम हुआ। और जब इसको लग गया था हिटलर को कि अब यहां पर बचना मुश्किल है, वो क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। इसीलिए क्वेश्चन बनता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार का कारण कौन था? आप बताएंगे रशिया था। ठीक है, सोवियत की लाल सेना ने जर्मनी की सेना को पराजित कर दिया और इस पूरे घटनाक्रम से पूर्वी यूरोप पर सोवियत का वर्चस्व यहां पर स्थापित हो गया। अब क्योंकि हिटलर को पराजित किया सोवियत संघ ने, जो पूरे यूरोप को कब्जा लगभग वो कर चुका था, इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो सुपर पावर बनकर सामने आते हैं। एक तरफ अमेरिका आता है, दूसरी तरफ यूएसएसआर आता है, और फिर इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चलता है। ठीक है, हिटलर की साम्यवादी विरोधी नीति का अर्थ क्या था? तो शामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। क्वेश्चन बन जाएगा, हिटलर जो था यहूदियों के खिलाफ था, कई सारे यहूदियों को इसने मारा था। हिटलर की यहूदी विरोधी नीति का नाम क्या था? वो था शामी विरोधी नीति। हिटलर ने आत्महत्या कब कर ली थी? हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी 30 अप्रैल 1945 को। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये था हिटलर के बारे में हमने देखा। अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में हमने ज्यादा डिटेल में नहीं देखा, क्योंकि हम अगले टॉपिक में पूरी डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। तो हिटलर ने किस तरीके से उसका उदय हुआ, किस तरीके से उसने पार्टी बनाई, कैसे उसने प्रचार किया, क्या क्या घटनाक्रम हुए, कौन उसके साथी थे, आर्थिक स्थिति क्या थी, चांसलर कब बना, किसने बनाया, कब जर्मनी का तानाशाह बन गया, क्या क्या घटनाक्रम हुए, जर्मनी में सशस्त्रीकरण कब शुरू हुआ, सैनिक सेवा कब लागू की गई, उन सारे तथ्यों को हमने यहाँ पे कवर किया।